आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं नवाब अनवरुद्दीन खान के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, ठीक ना। 1672 से लेके 3 अगस्त 1749 तक। इनका जन्म 1672 में अवध के हरदोई जिले के गौपामो में हुआ था। वह हाजी मोहम्मद अनवरुद्दीन खान के पुत्र थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी ना बाद में, उनके वजह से उनको आधिकारिक नाम अमीन हमें सुल्तान सिराजुद्दौला नवाब हाजी मोहम्मद जाने जहां अनवरुद्दीन खान बहादुर शाहमद जंग कर्नाटक के सूबेदार जो थे ना, उनका एक नाम दिए थे वो। समझ गए ना आप लोग। तो नाम कब होता है? जब अच्छा काम कीजिएगा तब, जब पूरा बुरा कीजिएगा तब। बुरा इतना बन जाइए कि अच्छाई का कहीं दूर दूर तक ये नहीं रहे, और अच्छा भी इतना बनिए कि बुराई का कहीं कहीं दूर तक कोई प्रतीक ना हो आपके पास। चलिए आइए चलते हैं। वह दिल्ली गए और शाही सेना में शामिल हो गए, और जहां जल्द ही एक उच्च स्थान पर पहुंचे और आसफ जाह शाह प्रथम उर्फ निजामुल मुल्क हैदराबाद प्रांत के पहले निजाम के यमीन उस सल्तनत दाएं हाथ के आदमी थे। दाएं हाथ मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? दाएं हाथ मतलब उनका जो दाहिना हाथ था थे ना, वो सारा उनका ख्याल करता धरता बोलता लोग नहीं है यार, मेरा आदमी है, ये मेरा राइट हैंड शूटर है, मेरा हर काम करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये मेरा अंगरक्षक है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, ये मेरा बहुत भरोसेमंद का आदमी है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं होने देगा, कोई हानि नहीं होने देगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? आइए चलिए आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। वह 1725 के बाद एलियोर और राजमंड्री के गवर्नर के शासक भी रहे थे। हैदराबाद के मंत्री कोरह और जहानाबाद के फौजदार उन्हें सम्राट औरंगजेब के मंत्री कोरह और जहानाबाद के फौजदार उन्हें सम्राट औरंगजेब आलमगीर द्वारा अनवरुद्दीन खान बहादुर को खिताब दिया गया था। आइए, शाह आलम प्रथम और उनके बाद से क्या हुआ? शाहमत जंग और सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा सिराजुद्दौला को वह कभी साम्राज्य के नायब वजीर श्रीकाकुलम के फौजदार के रूप में क्या किया गया था? अनवरुद्दीन खान को नियुक्त किया गया था। अनवरुद्दीन खान क्या थे? वो आराकाट के दूसरे राजवंश के पहले नवाब थे। आराकाट जानते हैं आप लोग कहाँ है? आप लोग बताइएगा, ये आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आराकाट, आराकाट, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, आप लोगों से बता रहा हूं मैं। आप लोग बताइएगा इसका जो है ना, मेरे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग। अब नहीं, अब आप लोगों को पता होगा तो मैं आगे फिर बता दूंगा। 1721 से 1733 के बीच ठट्टा, ठट्टा एक जगह है। ठट्टा पाकिस्तान के सूबेदार भी थे। ठट्टा पाकिस्तान में एक जगह है ठट्टा। ठट्टा ये पाकिस्तान में एक जगह है। इनका उत्तराधिकारी चंदा साहब थे। मोहम्मद अली खान वजुल्लाह पूरा नाम इनका था। अनवरुद्दीन खान, जन्म इनका 1672 ईस्वी में गोपामाऊ हरदोई जिला अवध। मृत्यु 3 अगस्त 1749 इनका, ठीक ना। और आम्बूर, आम्बूर कहाँ है? आम्बूर आप लोगों को कर्नाटक में पड़ेगा। आम्बूर कर्नाटक में पड़ेगा। अनवरुद्दीन खान धर्म इनका क्या था? ये इस्लाम से थे। मोहम्मद अली खान वजुल्ला इनके संतान हुए। शाखा इनकी थी और उपाधि फौजदार सूबेदार। इस पर पहसाला, ठीक ना, युद्ध झड़पे कहाँ इनकी हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पाल फिलिपोटेक्स द्वारा 1749 में फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ाई में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई थी। समझ रहे हैं आप लोग? जंग में तो दो ही चीज होती है, या तो मारिए या मरिए। चलिए इनके जीवन देखा जाए। जीवन क्या था? राजमहेंद्र राम और मछलीपट्टनम 1724 में, हैदराबाद के नजीम 1725 से 1743 में, मोहम्मद अजमरुद्दीन को 28 मार्च 1744 को सादुल्ला खान द्वितीय के अल्पसंख्यक के दौरान चौका कोले के फौजदार नायब सूबेदार
और कर्नाटक के रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। मृत्यु के बाद अनुजुद्दीन को निजाम ने जुलाई 1744 ईस्वी में कर्नाटक के प्रतिनिधि और नवाब के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार वह कर्नाटक के प्रतिनिधियों और नवाब के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार वह कर्नाटक के नवाब और दूसरे वंश के संस्थापक भी बने थे। 1748 में निजामुल मुल्क ऑफ आसिफ जाह निजामुल मुल्क के मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने वाले अनुरुद्दीन फ्रांसीसी के साथ संघर्ष में आएंगे। ये कौन बनाया था पता है आप लोगों को? इन्हें निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने बनाए थे। क्यों? 1746 में फ्रांसीसी और अंग्रेज के प्रथम कर्नाटक युद्धों में भारत एक दूसरे पर सर्वोच्चता हासिल कर ले, मतलब विजय प्राप्त कर ले, और संघर्ष के लिए कर्नाटक उन क्षेत्र के कार्रवाई का क्षेत्र बन गया था, जो एक युद्ध का मैदान था, भीषण युद्ध का मैदान बन गया था कर्नाटक युद्ध। 1746 में फ्रांसीसी ने मद्रास में ब्रिटिश पद पर कब्जा कर लिया और धमकी दी, लेकिन कुड्डालोर में इसके लेने के देने क्या थे, लेन देन के असमर्थ थे, बहुत ज्यादा समर्थ हासिल नहीं हुआ था। मोहम्मद अनवरुद्दीन ने दोनों पक्ष एक दूसरे के, जैसे एक पार्टी होगी दूसरी पार्टी हो गई, ठीक ना, हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी थी कि खबरदार हमला नहीं होना चाहिए, अगर हमला होगा तो इसका जो है ना परिणाम बहुत घातक होगा, परिणाम बहुत बुरा होगा, इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। लेकिन फ्रांसीसी ने अपनी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने उन्हें मद्रास की पेशकश करके उसे शांत कर दिया था कि नहीं, ये खबरदार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये डुप्लेक्स जो थे ना, डुप्लो की नीति आप लोग पढ़ना, ठीक ना, डुप्लो से भी क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी आगे चलते हैं, देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हालांकि इसके कब्जे के बाद डुप्लेक्स ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया कि ये प्रस्ताव जो है ना नहीं चाहिए, चलिए ले जाइए। और मोहम्मद अनवरुद्दीन ने उनसे इसे पकड़ने की मांग की थी। उन्होंने अपने बेटे महफूज खान के तहत 10,000 लोगों की एक सेना भेजी थी। क्यों? कि उन्होंने अदारी नदी के तट पर और आयत में लड़ाई लड़ी और 300 पुरुष फ्रांसीसी सेना के खिलाफ लड़ा और हार गए। निर्णायक फ्रेंच जीत ने खिताब और शिक्षित भारतीय सैनिकों का मुकाबला करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, यूरोपीय बलों को प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया था। मोहम्मद अनवरुद्दीन ने अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों समर्थन के लिए आह्वान प्राप्त किए, लेकिन अंग्रेज का समर्थन किया। फ्रांसीसी कर्नाटक में क्या हुए थे? कर्नाटक में पता है आप लोगों को? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद अनवरुद्दीन के खिलाफ कर्नाटक के सही नवाब के रूप में हुसैन दोस्ती खान उर्फ चंदा साहब का समर्थन किया था, न कि बाहर विदेशियों का समर्थन किया था। जबकि अंग्रेज और फ्रेंच ने अपने संबंधित उम्मीदवारों को नवाब शिप के लिए समर्थन दिया था कि ये नवाब इनको बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारी में संघर्ष के भी पक्षपात किए थे। 1748 में निजामुल मुल्क की मौत के बाद उनके दूसरे बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच एक प्रतिद्वंदी उत्पन्न हुई थी। मुजफ्फर जंग दक्षिण में एक मजबूत बल के साथ आए और चंदा साहब ने फ्रेंच के साथ खुद को एक संबंध स्थापित किया था। समझ रहे हैं? अंग्रेज द्वारा समर्थित उम्र बढ़ने वाले नवाब मोहम्मद अनवरुद्दीन ने 3 अगस्त 1749 को अंबूर में फ्रांसीसी सेना से मुलाकात की और 77 साल की उम्र में युद्ध में उनकी हत्या कर दी गई थी। और नवाब ने बंदूक के घावों से मर गए थे और उसके बाद स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है कि आखिर मरे भी तो कैसे मरे। पूर्वाधिकारी कौन थे उनके? सादतुल्लाह खान द्वितीय थे। देखिएगा, सादतुल्लाह खान द्वितीय के बारे में पूछेगा। कर्नाटक के नवाब जुलाई 1744 से 3 अगस्त 1749 कौन थे? अभी मैं बताया आप लोगों को, अनवरुद्दीन साहब, ठीक ना, और खान वजुल्ला, 2 आदमी को याद रखिएगा। उत्तराधिकारी चंदा साहब थे, फ्रांस द्वारा मान्यता, उत्तराधिकारी मोहम्मद अली खान वजुल्ला, ब्रिटिश द्वारा इनकी क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। मान्यता प्राप्त से क्वेश्चन पूछेगा। मोहम्मद अली खान वजुल्ला अराकाट राज, दक्षिणी भारत के कर्नाटक सल्तनत राज से 1692 से 1855 तक। निजाम अली खान आसिफ जाह, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये हो गया आप लोगों को
और आगे आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और देखिए क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मेंस ही से पीटी का क्वेश्चन बनता है। आप लोग सोचिएगा ना कि पीटी हम लोग करके आ जाए या जाके ऐसे पढ़ के रख के, तो नहीं होगा। आप लोग एक सिलसिलेवार एक सीक्वेंस हिसाब से पढ़िए। और हमारा जो दो चैनल है, MM ग्लोबल कैरियर और एक ग्लोबल कैरियर, और ग्लोबल कैरियर पे भी जीएस का पढ़ेगा और MM ग्लोबल कैरियर पे भी पढ़ेगा। अगर अब नोटिफिकेशन आता है 2025 के लिए, अगर मेंस हटता है 2 पेपर, अगर यूपीएससी अगर कर देती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, तो हम लोग वो भी जीएस के हिसाब से 6 पेपर जीएस हो जाएगा, मतलब आप लोगों को। ठीक ना, चलिए इसके साथ आगे चलते हैं, देखते हैं जैसा यूपीएससी रिकमेंडेशन करेगी उस हिसाब से हम लोग लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोग जो है ना हमारा MM ग्लोबल कैरियर कम से कम सब्सक्राइब लाइक करिए, वाचिंग करते रहिए। चलता हूँ मैं, ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, विश यू। एग्जाम आप लोगों का 28 को आप लोगों को सफल हो। चलते हैं इसी के साथ, ब्लेस यू, थैंक्स।